अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारे चैप्टर नंबर 2 की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.12 सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और रिलेटिविटी डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। तो चलें विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 लाइन्स हैं इसको आप कटिंग कर दें, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। ये आपके जो चैप्टर है ना, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर बेसिकली ये 3 ही इक्वेशंस यूज हुई होंगी। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है। क्वेश्चन लिखें, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने लिख देनी है, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसके अंदर भी आपने ये तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख देनी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है व्हाइल अप्लाइंग दीज इक्वेशन। अब जब हमने ये इक्वेशंस को अप्लाई करना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तो हमने क्या क्या चीज अज्यूम करनी है उनको देख लेते हैं। अब फर्स्ट वन है मोशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये देखना है कि जो बॉडी है, जो मोशन है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो रही हो, तभी हमने इक्वेशंस को जो है अप्लाई करना है। कभी भी सर्कुलर मोशन में अगर हो रही हो तो ये वाली इक्वेशंस अप्लाई नहीं होगी। नंबर 2, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी आर यूज। अब इसके अंदर जो है जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे होते हैं, हम जो है वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे होते। नंबर 3, एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन है वो हम यूनिफॉर्म अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन आपने याद रखनी है, कम से कम आप 3 तो याद रखें ही, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 अजम्पशन लाजमी पूछी जाएंगी, ठीक है। नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आपने देखना है जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव हो। अदर क्वांटिटीज विच आर इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो अदर क्वांटिटीज हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, उसको भी क्या हम लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अगर पॉजिटिव है तो अगर बाकी क्वांटिटीज भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी है, और दूसरी कुछ क्वांटिटीज हैं जो इसी डायरेक्शन में है तो उसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। द क्वांटिटीज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, वो वाली क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट है उसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वांटिटी है कुछ इस डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपने कुछ 3 तो आपने लाजमी कर लेनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट सम असम्पशंस व्हिच आर कंसीडर्ड व्हाइल अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपने इसके अंदर कुछ 3 तो आपको लाजमी याद होने चाहिए, 4 आप कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन पे। फ्री फॉल एक्सेलरेशन यानी कि इसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन फ्री फॉल एक्सेलरेशन, या आ सकता है डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब भी एक बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही हो नीचे की तरफ, जैसे कि न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था, वो वाला हिसाब, जब भी एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है नीचे की तरफ ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब एक बॉडी उसकी तरफ मूव करती है, नीचे गिरती है, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, जो एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी उसके अंदर कॉज होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाली चेंज इन वेलोसिटी। ये किस चीज से डोनेट होती है, जी से, स्मॉल जी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जाहिर है आपकी जो अर्थ है उसकी की वजह से तो ग्रेविटी होती है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगी। इट्स वैल्यू इज, इसकी असल वैल्यू क्या है, 9.8 ms-2। अब यहाँ पे देखें ms-2 लिखा हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। 9.8 ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट लेकिन फॉर द कन्वीनियंस वी शैल यूज द वैल्यू ऑफ g एज 10 ms-2। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, 9.8 की जगह पे 10 ms-2 ले लेते हैं। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा पैराग्राफ आपने डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फ्री फॉल एक्सेलरेशन के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आ जाए, ये पैराग्राफ है, ये आप कटिंग कर दें, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखें, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो भी तो ग्रेविटी के अंदर ही मूव कर रही होती है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर उसका सिंपल ये वाली इक्वेशन है। अब पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, देखिए ये वाली इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी Vi प्लस दूसरी वाली में क्या आता है, एक्सेलरेशन और t था, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा
ठीक है। तो यहाँ जहां जहां पे पिछले इक्वेशन में ए आ रहा है वहां वहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि वो खाली एक्सेलरेशन था और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जैसे कि यहाँ पर पिछली इक्वेशन में ए था और यहाँ पर हम जी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशंस को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और बात याद रखनी है कि ये जी वाली इक्वेशन कब लगेगी, जब हम बात कर रहे होंगे कि बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही हो या ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही होगी, तब तब ये वाली इक्वेशंस लगेंगी। पॉइंट्स को छोड़ दें, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, जब भी एक बॉडी एक हाइट से रिलीज की जाती है, जैसे कि एक टावर है, ठीक है, अब एक हाइट से यहाँ से एक बॉडी को रिलीज किया गया। अब बातें याद देखती जाइएगा कि क्या क्या कह रही हूँ। एक यहाँ पे बॉडी, ये बिल्डिंग है, यहाँ से बॉडी को रिलीज करना है। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, एक हाइट से तो गिराया जा रहा है टू फ्री फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई विल बी टेकन एज जीरो। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आपने जाहिर है आप खड़े हो, आप बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, उस वक्त तो आप उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। जब आप उसको गिराओगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी ज्यादा होना स्टार्ट होगी। जब वो आपके हाथ में है, जब जैसे ही आप उसको हाथ में से छोड़ोगे तब तो उसकी वेलोसिटी फौरन जीरो होगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो नीचे आना स्टार्ट होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई क्या होगी, उसकी जीरो होगी। ये बातें आपने याद रखनी है। इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। कब जीरो होगी, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाएगी, ऊपर से नीचे, अप से डाउन करेंगे जब हम, ठीक है, तो आपकी वी आई क्या होगी, जीरो होगी। अब आ जाए आगे। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, +10 लेंगे, ठीक है, +10 ms-2 लेंगे। ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी टेकन पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सारी की सारी क्वांटिटीज को भी हम नीचे की तरफ अगर आ रही होंगी तो उस वक्त पॉजिटिव ही लेंगे। द क्वांटिटीज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि जो भी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट क्वांटिटीज मूव कर रही होंगी फिर हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम, डाउन टू अप कर रहे हैं, यानी कि हम खड़े हैं और जैसे हम फुटबॉल ऊपर की तरफ करते हैं ना या बॉल ऊपर की तरफ करते हैं, इस तरीके से आपने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है। तो अब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। तो उस वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये अर्थ है, आपने उस बॉल को जैसे कि ये बॉल है, आपने उस बॉल को उसके ऑपोजिट फेंका है। जब भी आप उसको ऑपोजिट फेंकोगे तो जाहिर है आप उसको उससे दूर कर रहे हो, आना तो उसको नीचे चाहिए था अर्थ की तरफ, लेकिन आपने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो, आपने एक चीज को ऊपर फेंका, आपको पता है बॉल ऊपर फेंकोगे और एक टाइम आएगा कि वो बॉल जो है नीचे लाजमी आती है। अब जहां पर वो रुक कर नीचे की तरफ वापस मूव कर जाती है, उस वक्त क्या हो जाता है, जाहिर है वो बेचारी रुक गई है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो गई है, तभी तो वो रुकी है। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो जाहिर है आप वहां पर फोर्स लगाते हो, आप वहां पर वेलोसिटी, तो उस बॉल की वेलोसिटी होती है वी आई, तो उस वक्त होगी क्योंकि आपने फोर्स लगाई वहां पर। लेकिन जब आप बॉल ऊपर की तरफ गई, ठीक है, कुछ हाइट तक गई और हाइट से वापिस आने लगेगी, ठीक है, यहाँ की तरफ वापिस आएगी वो। अब वो वापिस आएगी यहाँ की तरफ, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वो रुक गई थी वहां पे क्या था, वी एफ जो था वो जीरो हो गया था। अब इसको मैं दोबारा देख लेते हैं, इसको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। जब भी एक चीज अप से डाउन होगी, ठीक है, अप से क्या होगी, डाउन, यानी कि ऊपर से आप नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, तो होगा आपका वी आई। वी आई क्या हो जाएगी आपकी जीरो और जी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और दूसरी चीज, जब भी आप डाउन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फेंकोगे तो क्या होगा आपका वी एफ क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। ये बातें आपने न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डाउन टू अप फेंकोगे तो आपकी जो वी एफ है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक हाइट पे जाके उस बेचारे की वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो वो वापस नीचे आएगा, वी एफ जीरो हो जाएगा। और जो आपका जी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपने अर्थ की ग्रेविटी से उसको ऑपोजिट फेंकने की कोशिश की है। 2.5 इसको रीड करते हैं। आयरन बॉब इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। अब यहाँ पे इस फर्स्ट लाइन में हमें बता क्या रहे हैं कि एक आयरन बॉब है, ठीक है, उसको आपने एक बिल्डिंग, एक टावर से नीचे फेंक दिया। अब इससे हमें कौन सी कंडीशन हमें पता चलती है, अभी हमने दो कंडीशन पढ़ी, अप से डाउन, डाउन से अप। यहाँ पे देखें कौन सी कंडीशन लग रही है, आपने उसको ऊपर टावर से, यहाँ पे आपने उसको क्या किया, ऊपर टावर से उसको नीचे फेंका, यानी कि कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पर। अब आपको पता नहीं चाहिए कौन सी कंडीशन लग रही है, अप से डाउन, ठीक है, अप से डाउन हुआ है। यानी कि जब भी अप से डाउन होगा तो मैंने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है और साथ में जी की वैल्यू जो है प्लस में लिखी जाती है। यहाँ पर देखो
इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने क्या लगाई, 0 लगाई, और एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 10 ms माइनस 2, यानी कि यहाँ पर प्लस में वैल्यू लगाई है उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन से हमें ये दो चीजें पता चली, ये हमें जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वो हमें पता चली है। अब आगे देखते हैं, इट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। अब जब ये टावर से वो गिराई और वो नीचे यहाँ पर जब लगी तो टाइम कितना हो गया था, 4 सेकेंड गुजर गया था, यानी कि आपके पास टाइम क्या है, 4 सेकेंड का। अब आपने फाइंड क्या क्या करना है, अब आपने फाइंड क्या क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की, ये जो हमने टावर बनाया था इसकी ये जो हाइट है आपने ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एच, या इसको हम एच भी कह सकते हैं, ये फाइंड आउट करनी है आपने। और उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द टाइम, और उस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे वो ग्राउंड पे टकराया, यानी कि यहाँ पे जब वो टकराया तो उसकी वी एफ क्या थी ये फाइंड आउट करनी है। क्योंकि वी आई क्या थी, वी आई थी 0, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी थी, अप से डाउन, और अप से डाउन में वी एफ वी आई क्या होती है, 0। तो इसका मतलब है आपने वी एच फाइंड आउट करनी है और इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइट फाइंड आउट करने के लिए एच या एच जो आपने फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इन फाइनल वेलोसिटी आपने वी एफ फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखो ये वाली, इसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। एस हमने फाइंड आउट करना है, वी आई की वैल्यू पुट करते हैं। वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, देखें ये 0 थी मेरे पास। टी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है मेरे पास, 1/2 प्लस 1/2 इक्वेशन का। जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10। ठीक है, और टाइम की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4। 4 का स्क्वायर लेना है, यानी कि 4 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों को आप करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड दिस वन, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 16। इसको आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी 80 मीटर, और आपको पता है हाइट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, फाइंड आउट करनी थी वी आई वी एफ, तो आप यहाँ पे वी एफ का फॉर्मूला देखें, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, आपने जी वाली वैल्यूज लेनी है, जी वाली इक्वेशन लेनी है। क्यों, क्योंकि अंडर ग्रेविटी ही तो वर्क हो रहा है, एक बॉडी ऊपर ऊपर टावर से नीचे गिरी, यानी कि ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो आपने ग्रेविटी वाली इक्वेशन ली है। वी एफ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वी आई आपके पास 0 था, प्लस जी आपके पास 10 है, और टाइम आपके पास क्या है, 4। 10 मल्टीप्लाई 4, आपके पास आंसर क्या आ गया, 40। और एम एस माइनस 1 यूनिट होता है किसका, वेलोसिटी का। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया एग्जाम्पल 2.5 से। आपके पास एग्जाम्पल 2.6, इसके अंदर क्या कहना है, एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ बो। आपने एरो को विद द हेल्प ऑफ बो, तीर कमान की बात कर रहे हैं, वो जो है आपने लिया और एरो को आपने ऊपर की तरफ फेंका। सबसे पहले लाइन पढ़ के आपको कौन सी कंडीशन याद आती है, अप से डाउन या डाउन से अप, खुद याद करके बताएं। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि वो खड़ा कहाँ था, डाउन खड़ा था, और उसने उसको कहाँ पे फेंका, अप फेंका। इस कंडीशन में क्या था, वी एफ जो है वो 0 लगना था, और जी जो है हमेशा माइनस में लगना था, -10 में लगना था। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी क्या इन्होंने 0 ही ली है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या इन्होंने माइनस में ही ली है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया। अब इस फर्स्ट लाइन से हमें ये दो बातें पता चली हैं। अब आगे देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट्स लीव द बो। जब एरो ने बो को छोड़ा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 30 ms माइनस 1, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 30 ms माइनस 1। अब फाइंड आउट आपने क्या करना है, डिटरमाइन द टाइम, उस टाइम को फाइंड आउट करना है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर उसने यहाँ से एरो फेंकी, यहाँ पे जाके वो वापिस आ गई, यानी कि उन्होंने क्या कहा, डिटरमाइन द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इतनी देर में ये जो टाइम था जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे गई, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, जब वो वापिस आई वहां से, उसका टाइम आपने मेजर करना है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो, और यही हाइट जो थी इसका ही आपने, इतना ही हाइट आपने इसकी फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपने टी फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, जी फाइंड आउट करना है। आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये वी आई को आप दूसरी तरफ लेके जाए, वी एफ, यहाँ पे वी आई प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आया। अब आपको चाहिए टी, तो जी किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर जी, इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, वी एफ की वैल्यू क्या है, 0, वी आई की वैल्यू क्या है, 30, दरमियान में देखे माइनस ही लगाया है, ओवर 10 ms माइनस 2, यानी कि जी की वैल्यू लगाई। इसके बाद आप
इसको इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि देखें ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखें माइनस माइनस से कटिंग, 10 वन ज़ा 10, 10 3 ज़ा, तो आपके पास 3 सेकंड, यानी कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो आपके पास यहाँ पर टाइम आ गया जब वो एरो जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा था। आपने हाइट को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको कहा गया है कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है, यानी कि इन दोनों को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या होंगे, डिवाइड होंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, ये माइनस कटिंग कर दें, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज को पुट करवाएं, मुझे क्या आता है, यहाँ पर आपका एस आता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या थी, 0 थी, माइनस वी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 30। ठीक है, 30 का स्क्वायर ओवर 2, जी की वैल्यू क्या थी, जी माइनस में था, माइनस 10 इसकी वैल्यू थी। अब इसको बताएं एस क्या आएगा आपके पास, 0, और 30 का स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस इक्वेशन से, और 30 का स्क्वायर आपके पास क्या आया, 900। ओके, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या आ रहा है, 20, माइनस 20 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, और यहाँ पर आप करेंगे 21 ज़ा 20, 20 45 ज़ार आपके पास आया 900, यानी कि आपका जो हाइट बन रही है वो कितनी बन रही है, 45 मीटर की वो हाइट तक गया था आपका एरो, और उसके बाद जाके उसकी वेलोसिटी वी एफ 0 हुआ था और वो वापस आ गया था। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिलेटिविटी। इन 1905 फेमस साइंटिस्ट, 1905 में जो फेमस साइंटिस्ट था अल्बर्ट आइंस्टाइन, सबसे आइंस्टाइन से तो सब वाकिफ हैं, जो फेमस साइंटिस्ट था आइंस्टाइन प्रपोज दैट, उसने ये बताया हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में उसने एक स्पेशल थ्योरी दी। उसने क्या बताया, विच मॉडिफाइड मेनी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। उसने ये थ्योरी दी थी जिसने बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे फिजिक्स के उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उसको और ज्यादा पॉलिश करके मॉडिफाई करके ये जो थ्योरी थी वो उसको डिफाइन करती थी। अब इस थ्योरी के अंदर कहा क्या गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी चला जाएं इस दुनिया के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी कहीं पे भी आप चले जाएं। और उसकी वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ ms-1। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम फॉर ऑल मोशन। आप किसी भी चीज की मोशन करवा लें, स्पीड ऑफ लाइट जो है सबके लिए सेम रहेगी, दुनिया में कहीं पे भी कर लें स्पीड ऑफ लाइट जो है सेम ही रहेगी। Any object with mass cannot achieve the speed equal to or greater than the speed of light। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं ऐसी कोई भी चीज जिसका मैथ है इस दुनिया में, अब जाहिर है आप एक चूंटी को भी ले लें उसका भी मैथ होता है। ठीक है, आप इंसान, जाहिर है इंसान का तो बहुत ज्यादा मैथ होता है ना, आप कोई भी चीज ले लें जिसका मैथ है इस दुनिया में, वो कभी भी कैन नॉट अचीव द स्पीड और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। वो कभी भी इस स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। ये जो आपके पास ये वाली स्पीड आई है स्पीड ऑफ लाइट, इसको अचीव नहीं कर सकती कभी भी बॉडी जब भी उसके पास कभी मैथ हो। और इसको क्या कहा गया है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कभी किसी की स्पीड हो ही नहीं सकती।